इस वक्त की बड़ी खबर, शाम 6:30 बजे म्यूनिक में भारतीय समुदाय को एड्रेस करेंगे मोदी। शॉट्स के साथ प्लीज। म्यूनिक के ऑडी डोम में होगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। ऑडी डोम में 6000 से ज्यादा लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। म्यूनिक में बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स रहते हैं, यह हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और यह बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन इस सब के बीच में मेरे सामने एक बड़ी खबर है। मैं डॉक्टर राजीव नैन के पास चलना चाहूंगा, जो कि यहां पर ब्रिटेन की तरफ से रिप्रेजेंट करने। सर, बड़ा सवाल यह है, जिस तरफ G7 हो रहा है, तो कल दिन भर रशिया ने बम्बार्डमेंट किया है यूक्रेन पर। बताया जा रहा है 20 से 30 मिसाइल्स कीव के ऊपर 3 हफ्ते के बाद अटैक किया है। कल पुतिन और लुकाशेंको, बेलारूस के जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है। कल यूक्रेन ने क्लेम किया है कि बेलारूस की तरफ से मिसाइल अटैक हो रहे हैं। G7 के ऊपर यूक्रेन का कितना साया हो सकता है और इसको कितना इंपैक्ट कर सकता है? देखिए जी, आगे से ये उम्मीद की जा रही है कि जो 3 महत्वपूर्ण जो चुनौतियां G7 फेस कर रही है, उसका समाधान उन्हें करना है। एक तो चीन का वर्चस्व, दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो गया है, और कोरोना के साथ साथ जो विकास के दरों में परिवर्तन हुआ है, कई सारी समस्याएं आई हैं। उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या हो सकता है उभर कर आए, कैसे यूक्रेन से निकली हुई समस्या को, यूक्रेन युद्ध कहे या इसे मिलिट्री ऑपरेशन जो भी कहे, उससे हम निपट सकते हैं। और जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात जो हो रही है, उसमें किस तरह से हम सामने लाते हैं। इसमें यूरोप जो गेटवे यूरोप का, काफ़ी वर्ल्ड का जिसका योगदान है, उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एक यूके भी अपने आप का रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आगे आया है और उसमें भारत के साथ वह वार्ता करेगा कि किस तरह से हम दुनिया को आगे लाएं। देखिए, चुनौतियां कई हैं और जैसे अभी बात की गई जो है, अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वो रशिया और यूक्रेन को लेकर बार बार दे आर स्टोकिंग इट कि ये युद्ध जो है, इसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए, कहीं पे भी सीज फायर ना हो। ये भी चीजें आ रही है, दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन अब जब G7 में वो कर रहे हैं, तो G7 क्या अपने आप को इन आइसोलेशन आगे बढ़ सकता है, या रशिया या यूक्रेन पर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम कॉर्नवेल में जो हुआ था, उसमें हमने बहुत इंपैक्टफुल चीजें होते हुए नहीं देखा। देखिए, भारत ने कभी भी यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसका समर्थन नहीं किया। हो सकता है जिस भाषा में यूरोपियन यूनियन या पाश्चात्य देश बोल रहे हैं, वो भाषा में हमने नहीं बोला। लेकिन जहाँ तक रिस्ट्रक्चरिंग की बात, जिसे कहा जा रहा है न्यू मार्शल प्लान, जब वहाँ की बात आएगी, निश्चित भारत आगे है। जो अभी दुनिया में उत्पन्न स्थिति हुई है, इस युद्ध कहे या ऑपरेशन कहे, जो भी कहे, अभी तो वहीं पर सबसे न्यूट्रल वर्ड आजकल आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। इसको यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का बात कर रहे हैं लोग। तो चलिए हम भी उसी भाषा को बोलते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से जो समस्याएं विशेष करके आर्थिक उभर रही है, जैसे ऊर्जा की अभी बात की गई थी। पॉइंट टेकन। सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को एक टीजर दे रहा हूं। क्या आप सब जानते हैं कि G7 देशों से ज्यादा एक जगह हम ज्यादा ताकतवर हैं अभी के हालात में? क्या आप वो जानते हैं? मैं आपसे वो बताऊंगा और आपसे पूछूंगा अभी हमारे खास मेहमान जो है उनसे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, G7 समिट की अगर बात की जाए तो पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है, आइए सीधे प्ले ऑन करें। 26 जून को यहां पर ध्यान से देखें, और 27 जून को 2 दिन बैठकों का दौर है। इसके बाद वो यूएई जा रहे हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट। नेक्स्ट चेंज करें, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस से मुलाकात होगी, इंटरेस्टिंग है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे, वो तो मिल ही रहे हैं। जर्मनी के चांसलर शोल से भी मुलाकात होगी, इंटरेस्टिंग है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात, यह बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रूडो को लेकर बहुत सारी बातचीत भारत के लिए करना जरूरी है। खासकर भारत में जिस तरीके से कुछ टेररिज्म एक्टिविटीज कनाडा से ओरिजिन होकर आ रही है, और ट्रूडो अगर कहा जाए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हमें याद होगा किस तरीके से वो एक बॉलीवुड स्टार की तरह कार्यक्रम करके गए थे और बहुत देर उनको इंतजार करना पड़ा था। बहरहाल 2018 के बाद जस्टिन ट्रूडो से पहली बार मिलेंगे प्रधानमंत्री, ये इंटरेस्टिंग है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे जो और मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी। जो मैंने अपने दर्शकों से कहा था, और वो बड़ा सवाल है, इस वक्त जब G7 हो रहा है तो बाइडेन की रेटिंग एपिक लो पर है। फ्रांस में मैक्रों की अगर बात की जाए, मेजॉरिटी वो लूज कर चुके हैं। आज बोरिस जॉनसन की अगर बात की जाए
तो उनकी भी बहुत ज्यादा इंस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। यही हाल इटली में भी दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी का, जापान का तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं, प्राइमरली इसलिए क्योंकि वहां पर कब सरकार बदल जाए ये सरकार को खुद पता नहीं होता है। जर्मनी की अगर बात की जाए तो उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो एंगेला मर्केल के ऊपर सारा ब्लेम डालें, लेकिन घूम फिर के चीजें उनके ऊपर आ रही हैं। भारत में एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है। प्रधानमंत्री मोदी के पास एक बहुत बड़ा कंसेंसस है इस डेमोक्रेसी का। क्या हम वहां पर इसका परमानेंट मेंबर ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसा इंस्पायरिंग कर सकते हैं जो G7 को अलग डायरेक्शन में लेकर जाए? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। जो G7 सबमिट हो रहा है उसमें एक बड़ा जो इशू है वो डेमोक्रेसी, प्लूरल सोसाइटी जिसको समावेशी समाज कहेंगे, और मूल्य आधारित या आप इंक्लूसिव समाज की बात कहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा G7 में है। अब आप देखिए कि भारत का जो स्टैंड है डेमोक्रेसी और एक प्लूरल समाज की बात करने का, भारत पहले से ही लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, पड़ोसी देशों में देता था। लेकिन आप याद कीजिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की यात्रा की थी 2015 में, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि भारत न केवल पड़ोसी देशों में लोकतंत्र की बात करेगा, अब ग्लोबल स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करेगा। और इसमें जापान के प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया था कि हमको ग्लोबल स्तर पर डेमोक्रेसी की बात करना चाहिए, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करना चाहिए, और एक तरीके से समावेशी समाज या मीडिया की स्वतंत्रता, या आप ये कहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें पार्टिसिपेट करना निश्चित रूप से जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उन पे जोर देना है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि ये जो सबमिट हो रहा है ये एक बहुत बड़े एक जंक्चर पे है अभी विश्व समुदाय की, जहाँ पर एक तरफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट इमर्ज हो रहा है, न्यूक्लियराइजेशन, आर्म्स रेस बढ़ रहा है यूक्रेन रशिया के संदर्भ में देखिए, वहीं पर इसी के ही आप ये कहिए कि कॉन्सिक्वेंसली कह दीजिए, परिणाम स्वरूप कह दीजिए कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है, जिसमें फूड सिक्योरिटी को आप देखिए कि जिस तरीके से फूड क्राइसिस बढ़ रहा है।